तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले बात होगी यहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज की। शाहीन बाग में आज फिर एक्शन में बुलडोजर, पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। मुंबई में दाऊद के ठिकानों पर शिकंजा, 20 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, शार्प शूटर्स, हवाला ऑपरेटर्स निशाने पर। 2 दिन के असम दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह जवानों की करेंगे हौसला अफजाई, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान असनी को लेकर अलर्ट, बंगाल, झारखंड, ओडिशा और आंध्र में भारी बारिश, तेज आंधी की आशंका। रूस में आज विक्ट्री डे परेड, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर मिली जीत का जश्न। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। अदिति, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मुंबई में एनआईए ने डी कंपनी के नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया है। दरअसल दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के 20 ठिकानों पर एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। ये छापेमारी मुंबई में डी कंपनी की कमर को तोड़ सकती है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए का शिकंजा। मुंबई में दाऊद के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी। एनआईए की छापेमारी से डी कंपनी में खलबली मच गई है। एनआईए ने मुंबई में ऐसे 20 ठिकानों पर छापेमारी की है जिनके तार डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। दाऊद के जिन गुर्गों पर एनआईए का शिकंजा कसा है उनमें हवाला ऑपरेटर्स, शार्प शूटर्स, ड्रग्स तस्कर, रियल एस्टेट मैनेजर और क्रिमिनल सिंडिकेट शामिल है। एनआईए ने एक साथ नागपाड़ा, बरेल, मलाड, गोरेगांव, सांता क्रूज में ये कार्रवाई की है। डी कंपनी की घेराबंदी शुरू कर दी है। एनआईए ने फरवरी के महीने में ही इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया था। उसी केस की तफ्तीश पे कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र ने डी कंपनी को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम को भारत में टेरर फंडिंग, ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी और आतंक फैलाने का आरोपी बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डी कंपनी लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। अब एनआईए की छापेमारी दाऊद और उसके सहयोगियों से जुड़े तमाम मामलों में कुछ अहम खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जाहिर सी बात है कि एनआईए की इस बड़े एक्शन से, इस बड़ी कार्रवाई से डी कंपनी के तमाम जो सहयोगी हैं उनमें भी खलबली इस वक्त मच गई है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों असम दौरे पे हैं। आज और कल वो असम में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। कल रात गुवाहाटी पहुंचने के बाद सूबे के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया। आज अमित शाह ने असम में बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। बीएसएफ की मनकाचर सीमा चौक पर अमित शाह ने अधिकारियों से बात भी की। असम में ही आज शाम गृह मंत्री गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। असम में सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इससे पहले अमित शाह बंगाल में भी बीएसएफ के जवानों से मिले थे। मई में अमित शाह 8 राज्यों के दौरे पर हैं। असम के बाद वो तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा भी करने वाले हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जंग सिर्फ जज्बे और हौसले के दम पर नहीं लड़ी जाती। अब तकनीक और रणनीति का भी खास महत्व है। पेश है एक ऐसी ही तस्वीर जिसमें सेना का शौर्य दिखा जा सकता है, जवानों का पराक्रम जाहिर हो रहा है, तो साथ में ही सेना की असली ताकत, उसके हथियार और उपकरण भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। देखिए, सेना के शौर्य और ताकत की ये अद्भुत झांकी देखिए।
नजारा है असम के डिब्रूगढ़ का, जहां भारतीय सेना की 5वीं मद्रास रेजिमेंट छात्रों और एनसीसी कैडेट्स के सामने हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में युवा छात्र छात्राओं को सेना के इन आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें समझने को और जानने को मिल रही है अबाउट हमारी इंडियन आर्मीज़ के बारे में। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और इनके वेपन्स भी हमको समझने के लिए बहुत अच्छे लगे, और यहाँ पे हम और बहुत कुछ देख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। वी आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस अबाउट द थिंग्स। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये हम लोग के लिए, नॉलेजेबल है। इस कैंप में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है अबाउट द वेपन्स, एंड अभी मार्शल आर्ट्स को भी हम लोग को यहाँ पे शोकेस किया गया है, जो कि आर्म फोर्सेस में दिखाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। सम्मान करें और राष्ट्र को सर्वोपरि अपना धर्म मानें। इन युवाओं के लिए ये बेहद खास मौका था। इस कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों ने मार्शल आर्ट और दूसरी परंपरागत कलाओं का प्रदर्शन किया। बेशक ये तस्वीरें सेना के जज्बे, शौर्य और हुनर की बानगी पेश करती हैं। अब इस अंदाज में देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेना बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, और युवाओं पर इसका असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं गर्मी के प्रहार की। कुछ ही दिनों की राहत के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने फिर से करवट ली है। पारा फिर से 40 के पार पहुंचने लगा है और हीट वेव फिर से लौट आई है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है और कई दिनों की राहत के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर से हीट वेव की वापसी होने जा रही है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री को छू रहा है। वहीं अहमदाबाद, औरंगाबाद में भी मौसम अपनी गर्मी दिखा रहा है। जोधपुर से लेकर पटना तक और प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक मौसम की गर्माहट अब सड़कों पे भी दिखाई देने लगी है। ऐसे में डॉक्टर्स पूरी तैयारी के साथ धूप में निकलने की सलाह दे रहे हैं। आपको भारत की कई जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद, औरंगाबाद, जोधपुर, पटना, प्रयागराज और दिल्ली, जहां मौसम का मिजाज और गर्म होता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। चंद दिनों की राहत के बाद तेज गर्मी फिर से इन इलाकों में अपना रंग दिखाने वाली है। बादलों की आवाजाही थम रही है तो अब सूरज आसमान से आग बरसा सकता है, लिहाजा धरती तपेगी तो सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अगले 3-4 दिन तक लू चल सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में आज स्थिति गंभीर हो सकती है। विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 मई तक लू चल सकती है। दक्षिणी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 10 से 12 मई तक खासतौर से सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में भी 12 मई तक तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा। इन इलाकों में अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में पारा 42 से 44 डिग्री तक रहेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में तो मई की गर्मी के नए दौर की झलक 1-2 दिन पहले से ही मिलने लगी। कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े चलने लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। अब गर्मी फिर बढ़ी है तो लू से बचने के लिए सड़कों पर चलते लोग पेड़ों की छांव तलाश रहे हैं और रुक रुक कर पानी पी रहे हैं ताकि तरावट मिल सके। बहुत गर्मी पड़ रही है साहब, ऐसी गर्मी कभी जीवन में पड़ी नहीं और न पड़ने की उम्मीद भी है। थक गए हैं सर,
बहुत परेशान हो गया हूँ, तो धूप से छाया में बैठ गया। आग के गोले बरस रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाथ पैरों को कवर करने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पैरों में बिल्कुल ऐसा लगता है कि बर्फ़ की सिल्लियाँ रख ले और तब हम बाहर निकले। पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके चल रहे हैं। पानी की हमेशा कमी लगती रहती कि कहाँ पर पानी मिल जाए। बिल्कुल हम बॉटल लेके चलते, पानी खत्म हो जाए तो दोबारा कोचिंग भरते रहते हैं, बॉटल के पानी खरीदते ही रहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो वाराणसी में भी हर तरह के कामकाज पर असर दिख रहा है। खास तौर से लोगों को चिंता इस बात की है कि यही हाल रहा तो खेती और फसलों का क्या होगा। गर्मी तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है समय से पहले ही। सिंचाई के लिए विशेष जो है कि वो है, खास करके फसल, हाँ फसल नहीं हो पा रहा है, सब्जियां वगैरह नहीं हो रही हैं, हरी सब्जियां जो जल जा रही हैं। बिहार और आसपास के इलाकों में 3-4 दिन राहत के बाद एक बार फिर से गर्मी की वापसी हो चुकी है। पिछले गुरुवार से आंधी और बारिश का दौर शुरू होने पर बिहार में अप्रैल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों को कुछ तरावट मिली थी, लेकिन राजधानी पटना समेत तमाम इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। गर्मी इस कदर बढ़ी है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। चिलचिलाती धूप में जिन लोगों को जरूरी काम से निकलना है, उन्हें लू से बचने के लिए ठंडे पानी, नींबू पानी, गन्ने का जूस, फलों और ठंडी तासीर की चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये जो है पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। बेल का शरबत है, गर्मी में पीना, गर्मी में इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो स्थिति है इसके अनुसार तो लग रहा है कि रेशियो काफी ऊपर जाएगा, तो 46-47 पार कर जाएगा हमको लगता है। इस बार का टेम्परेचर जो है ना, हमको लगता है कि 46-47 पार कर जाएगा, रचेगा, संभावना लग रही है। पश्चिमी भारत की बात करें तो अहमदाबाद में इंसान तो इंसान, पंछियों और दूसरे प्राणियों पर भी गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। इलाके में रोजाना 100 से ज्यादा पक्षी और जानवर गर्मी के चलते बीमार पड़ रहे हैं, जिनके इलाज का इंतजाम स्थानीय संगठनों की ओर से किया जा रहा है। यहाँ गर्मी के कारण बीमार पक्षियों और जानवरों की अच्छी तरह देखरेख का इंतजाम किया गया है ताकि वो सलामत रहें। कोई बाहर पानी नहीं रखता, पानी पीने ये लोग कहाँ जाए, तो डिहाइड्रेटेड होके ऊपर से गिरते हैं। अगर कोई अच्छी जगह जैसे कि घास और ऐसे में गिरा तो ठीक है, लेकिन कंक्रीट ऐसे में गिरे तो मे भी फ्रैक्चर हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो बहुत डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो हम उनको सबक्यूटेनियस फ्लूइड देते हैं और यहाँ पे ORS का पानी रखते हैं ताकि वो हाइड्रेटेड हो जाए और ठीक से खाना पीना खा के हम यहाँ रखते हैं उनको फिर बड़े केज में। गर्मी से बीमार जानवरों और पंछियों की मदद के लिए अहमदाबाद में शानदार पहल की गई है, क्योंकि इंसान तो अपना बचाव कर लेते हैं, बेजुबान भला क्या करें। गर्मी से पैदा स्थिति सबके लिए बराबर है। कुल मिलाकर आधे हिंदुस्तान की हालत यही है। गर्मी की तपिश और मौसम की बेरुखी कायम रहने वाली है, लिहाजा गर्मी से बचाव जरूरी है। तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और मौसमी फलों का सेवन करें ताकि सख्त मौसम का असर आप पर न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के टिप्स भी हम आपको दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साइक्लोन की। देखिए, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर असानी नाम के साइक्लोन का साया मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे में इसके और तेज होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक चक्रवात 10 मई को पश्चिम बंगाल पहुंच सकता है, जिसे देखते हुए राज्य हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और साइक्लोन के चलते ओडिशा के कई जिले भी इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। NDRF, SDRF, कोस्टल गार्ड और नेवी को भी अलर्ट कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कई कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया। मछुआरों को ये सलाह दी गई है कि 10 मई से अगले अपडेट तक वो समुद्र में ना जाएं। आपके सामने देखिए 4 तस्वीरें हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि एक तरफ तो तूफान का अलर्ट है, दूसरी तरफ रेस्क्यू के लिए तमाम एजेंसीज जो हैं वो भी सतर्क हो गई हैं। दरअसल जिस चक्रवात ने इस बार सर उठाया है उसका नाम असानी है, जिसका मतलब होता है क्रोध। असानी सिंघल शब्द है। फिलहाल ये तूफान अभी तट से काफी दूर है, लेकिन इस तूफान पर पैनी नजर रखी जा रही है।
ये तस्वीरें हैं ओडिशा के पुरी की, जहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान असनी के असर के चलते समुद्र अशांत है। आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज रफ्तार से चल रही हवाएं तूफान की आहट दे रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बना तूफान असनी ओडिशा या आंध्र प्रदेश में दाखिल नहीं होगा, बल्कि इन इलाकों के आसपास से गुजरेगा। इस कारण इन राज्यों के कुछ तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। आंध्र के एनटीआर जिले में तूफान का असर दिखा और इसके चलते हुई बारिश और तेज आंधी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते गर्मी से भले ही राहत मिली, लेकिन आंधी में कई जगह पेड़ उखड़ गए, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से तूफान आज 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। ये तूफान आज ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। तूफान के असर के कारण ओडिशा तट के पास समुद्र में हलचल तेज रहेगी। तूफान कल शाम तक रास्ता बदल लेगा और धीरे धीरे इसके कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके बाद ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। इसके चलते ओडिशा के कई तटीय जिलों में 50 से 60 किलोमीटर या ज्यादा रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही इन इलाकों में 10 से 12 मई के दरमियान जोरदार बारिश हो सकती है। इस लिहाज से 11 मई को भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। फिर इसके ओडिशा के तटों से बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचने के आसार हैं। इसके बाद इसके उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है। तूफान का असर झारखंड और पश्चिम बंगाल में खास तौर से नजर आ सकता है। 2022 घूर्णिझड़ असनी भारी बृष्टि पश्चिम बंगाल के हुगली में लाउडस्पीकर से मुनादी करके तूफान असनी से बचने का संदेश दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वो नदी और समुद्री इलाकों में न जाएं। इलाकों में नालों की सफाई भी कराई जा रही है ताकि तूफान के चलते होने वाली बारिश का पानी भरने से बाढ़ की स्थिति न पैदा हो। ओडिशा में भी तूफान से बचाव और राहत के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा सरकार के मुताबिक पुरी समेत 9 जिलों में बचाव टीमें तैनात की गई हैं, जबकि बालासोर में एनडीआरएफ की फुल यूनिट रखी गई है, जिसे आसपास के इलाकों में भी जरूरत पड़ने पर भेजा जा सकता है। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात हैं। ओडिशा सरकार का मानना है कि तूफान से बड़े खतरे की आशंका नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है, लिहाजा आपदा से बचाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असानी तूफान को लेकर जिस तरह के अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, उससे सिर्फ एक ही राय दी जा सकती है कि आप नज़र रखें, बनाए रखें, ध्यान रखें कि कोई ऐसी मुसीबत आप पर ना आए और आप इससे पहले ही सतर्क रहें। और चलिए बात कर लेते हैं नोएडा मेट्रो ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में चलने वाली अपनी एक्वा लाइन पर लोगों को खास सौगात दी है। अब लोग देखिए चलती मेट्रो ट्रेन या इसकी खड़ी कोच में पार्टी कर पाएंगे। इसके लिए कोच की बुकिंग करवानी होगी और मेट्रो आम लोगों के लिए पार्टी करवाने का एक नया मुकाम होगी, तो साथ ही साथ में नोएडा मेट्रो की कमाई भी इससे बढ़ जाएगी। अब मेट्रो के कोच में काटिए केक और कहिए हैप्पी बर्थडे टू यू या हैप्पी एनिवर्सरी। आप मेट्रो के कोच में पार्टी कर सकते हैं, अपने या अपने बच्चों, अपने किसी अजीज दोस्त या परिजन की जिंदगी के सबसे खास दिन को यादगार बना सकते हैं। जी हाँ, नोएडा मेट्रो ने अब मुसाफिरों और आम लोगों को ये सुविधा मुहैया कराने का इंतजाम किया है। इसके जरिए अब आप मेट्रो ट्रेन के कोच में बर्थडे और शादी की सालगिरह जैसे छोटे बड़े सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जिसमें 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं। आपके लिए नोएडा मेट्रो का इसी तरह एक चलता फिरता कोच बुक हो सकता है, जिसके अंदर आप ये अपनी छोटी मोटी पार्टीज कर सकते हैं।
नोएडा मेट्रो ने ये नई स्कीम निकाली है और कहा यह है कि अपनी वेबसाइट के जरिए लोग इस तरह की बुकिंग कर पाएंगे। आप अपनी इस छोटी छोटी पार्टी के लिए पूरा का पूरा एक कोच बुक कर सकते हैं। किसी भी सेलिब्रेशन के लिए मेट्रो का कोच बुक कराने के लिए आपको तय किराया देना होगा। ये किराया टाइम के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब आप मेट्रो में जितनी देर तक पार्टी करना चाहते हैं आपसे उसी हिसाब से किराए की रकम ली जाएगी। फिलहाल नोएडा मेट्रो के कोच में पार्टी के लिए 5 से 10,000 रुपए के बीच किराया देना होगा। इस फीस के अलावा आपको 20,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे, जो पूरी तरह से रिफंडेबल होगा। कोई भी आदमी इस तरह की पार्टी के लिए एक से ज्यादा कोच बुक करा सकता है। मेट्रो में डेकोरेटेड और अनडेकोरेटेड कोच के लिए भी अलग अलग रकम चुकानी होगी। दिल्ली के अलावा आप नोएडा मेट्रो के कोच में रात के 11 से 2 बजे के बीच भी पार्टी कर सकते हैं। इस तरह कोच में पार्टियों के लिए नोएडा मेट्रो कैटरिंग यानी खाने पीने की सुविधा का भी इंतजाम करेगी। बता दें कि इस कोच को आप किसी भी वक्त के लिए बुक कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन होंगे, चाहे तो आप मूविंग मेट्रो में यानी कि सफर के दौरान आप एक पूरा कोच बुक कर सकते हैं, या फिर डिपो पर मेट्रो खड़ी है उसका कोई आप एक कोच बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन है। जैसे मुझे 10-15 दोस्त होते हैं मेरे, हम लोगों को हर बार चेंज करना पड़ता है अपना डेस्टिनेशन, तो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है, ये भी वर्थ इट है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छी सुविधा मेट्रो ने दी है। इसमें लोगों को सेफ्टी भी मिलेगी और जो हम पार्टीज करेंगे सिक्योरिटी के साथ होगी। चलती मेट्रो में, चलती ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हुए अगर कोई भी चीज एंजॉय की जाती है तो वो काफी ज्यादा, वो उसका जो खुशी होती है वो 2 गुना बढ़ जाती है। बच्चों के अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उन लोगों को मजा आएगा, गेट टुगेदर अच्छा हो जाएगा। नॉर्मल हॉल्स या बर्थडे पार्टीज तो लोग नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं, बट कोच में होना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मेट्रो में सफर करने वाले लोग पार्टी के लिए कोच किराए पर देने के इस आइडिया से खुश हैं, लेकिन हकीकत में कितने लोग इसे पसंद करते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब तक नोएडा मेट्रो जब से शुरू हुई उसका सफर घाटे का सफर रहा है और कहीं न कहीं इस सफर को फायदेमंद बनाने के लिए ये खास शुरुआत की गई है। हालांकि इस योजना को कोरोना से पहले शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन तब कोविड की वजह से शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब इस योजना ने जमीनी हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी नोएडा मेट्रो के कोच के अंदर बर्थडे मनाना चाहते हैं, किसी अपने को एक अच्छा सरप्राइज देना चाहते हैं, तो नोएडा मेट्रो में आपका स्वागत है। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और अब आपको दिखाते हैं 5 पर्यावरण प्रेमी दोस्तों की दास्तान जो गो ग्रीन मिशन के साथ देश भर की यात्रा पर निकले हैं। केरल के 5 युवा शहर गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें और हरियाली का महत्व समझें। पांच दोस्त, राहें एक, मंजिल एक। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, हरियाली लाना है। गो ग्रीन मिशन लेकर केरल के पलक्कड़ से निकले ये पांचों दोस्त राजस्थान के टोंक से गुजरे। 1 वीक 1 ट्री मैसेज लेकर ये पूरे देश में साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। मैसेज गो ग्रीन, एक वीक एक वृक्षा। 1 अप्रैल को पलक्कड़ से रवाना हुए हरि प्रसाद, दीपक कुमार, अजय शाजी, जीतू और अनिल कुमार इस महीने के आखिर तक उमलिंगा पास पहुंचेंगे। इस दौरान ये अब तक 2000 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमियों और आम लोगों से संपर्क कर उन्हें हर हफ्ते एक पेड़ लगाए जाने का संदेश दे चुके हैं। 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। हम लोग 2500 किलोमीटर अभी चलने वाली इधर से आएंगे। कहाँ से निकले हैं, कहाँ तक जाएंगे? केरला से कश्मीर जा रहे हैं। ये अहम संदेश देने के लिए इन युवाओं ने गर्मी का वक्त ही चुना, ताकि इस तपिश में लोग ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझें और उनके संदेश की अहमियत को भी। इस पूरे मिशन को लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज ये टोंक से होकर निकल रहे हैं। हमने इनका स्वागत किया
और इनके मैसेज को जाना, ये अधिक से अधिक लोगों को पूरे इंडिया में जाके प्रेरित कर रहे हैं। और इनकी जो 3 महीने की यात्रा है, हम चाहते हैं कि सकुशल हो और ये अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए और क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करे। ये इनका उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि इनका उद्देश्य पूरा होगा और सभी को मिलकर इस लड़ाई से लड़ने की ज़रूरत है कि वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। ये पांचों साथी अपनी साइकिल यात्रा का दूसरा चरण जून में शुरू करेंगे, जिसमें ये उमलिंगा से कन्याकुमारी तक का सफर तय करेंगे। इस दौरान ये लगभग 10 राज्यों में जाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश देंगे। मनोज तिवारी, टोंक, गुड न्यूज टुडे। दिखाते हैं वो वीडियोस जो इन दिनों इंटरनेट पे सुर्खियां बटोर रहे हैं। कमाल का ये वीडियो देखिए मालिक की गलती को ये डॉग माफ नहीं करता। चलते वक्त मालिक के पार से डॉग के खाने की प्लेट को ठोकर लग गई। इस बात से डॉग बेहद नाराज हो गया। उसने मालिक को भी सबक सिखाने की ठान ली। मालिक के बैठते ही डॉग ने मालिक की प्लेट को भी ठोकर मार के गिरा दिया। डॉग और मालिक के बीच में ये मजेदार खींचतान सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। एक सैलानी ने बंदर को छेड़ने की कोशिश की तो बंदर ने भी उसे सबक सिखा दिया। नाराज बंदर सैलानी की तरफ झपटा और उसके बाल और कपड़े खींचने लगा। पास ही खड़े कुछ लोगों ने बंदर की इस हरकत का वीडियो बना लिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे पहुंचा तो देखते ही देखते वायरल हो गया। गर्मी के मौसम में पूल पार्टी से बेहतर और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ही पूल पार्टी का मजा ये डॉग्स भी उठा रहे हैं। इनकी मालकिन ने इनकी पार्टी का पूरा इंतजाम कर रखा है। पानी में ढेर सारे बॉल तैर रहे हैं। ये डॉग्स बॉल से खेलने के साथ साथ पानी में पूल पार्टी के मजे किस तरह से ले रहे हैं वो देखिए। और अब देखिए एक नन्ही बच्ची अपने खूबसूरत एक्सप्रेशन से सोशल मीडिया पे लोगों का दिल कैसे जीत रही है। चंद सेकंड में बच्ची अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बदलती है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। बच्ची की इस मासूम हरकत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और चलिए वायरल और मज़ेदार वीडियोस के बाद अब बात कर लेते हैं मॉस्को की विक्ट्री डे परेड की। आज देखिए 9 मई है और आज ही के दिन विक्ट्री डे भी मनाया जा रहा है। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी विक्ट्री डे पर रूसी सेना विक्ट्री डे परेड में शक्ति प्रदर्शन कर रही है और माना जा रहा है कि आज विक्ट्री डे के दिन जंग को लेकर पुतिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 9 मई की तारीख रूस के लिए बेहद खास है क्योंकि इसी दिन 1945 में सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी की सेना पर जीत हासिल की थी। इसी दिन रूस हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन भी करता है और दुनिया के सामने अपनी ताकत का इजहार भी करता है। तो तस्वीरें ठीक है आपके सामने, दुनिया के सामने किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। विक्ट्री डे पर बाकायदा इस परेड का आयोजन होता है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इस परेड का यहाँ पर बाकायदा आयोजन किया जाता है। उनको देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество विक्ट्री डे पर राष्ट्रपति पुतिन संबोधन कर रहे हैं किस तरह से सेना की और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी की सेना पर जीत दर्ज की थी 1945 में। इसी दिन रूस हर साल इसी तरह की विक्ट्री परेड का आयोजन करता है और दुनिया के सामने ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि उनके पास किस तरह की ताकत है।
तो विक्ट्री डे का ये मौका है और रूसी सेना विक्ट्री डे परेड में इस वक्त शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा करते हुए माना यह भी जाता है कि आज देखिए विक्ट्री डे के दिन ही जंग को लेकर पुतिन इस वक्त संबोधन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ बड़ा ऐलान भी वो कर सकते हैं। रूस के शक्ति प्रदर्शन में पुतिन लोगों का संबोधन करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रूसी सेना यहाँ सबके सामने हाजिर है और 9 मई को ये दिन मनाया जाता है, विक्ट्री परेड दिन। एडोल्फ हिटलर की नाज़ी जर्मनी की सेना कोहराम मचा रही थी और तब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ साथ आए और नाज़ी सेना को घुटने पिला दिया। बता दें आपको, इस दिन की हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। चारों ओर से घिरने के बाद जब हिटलर के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या की। हिटलर के आत्महत्या के बाद 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी तब जर्मनी में 8 मई की तारीख थी, लेकिन रूस में ये 9 मई हो चुकी थी। इसी कारण 1945 के बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाने लगा और 1945 के बाद लगातार 2022 तक 9 मई 2022 तक विक्ट्री डे का आयोजन किया जाता है। कुछ यूरोपीय देश 8 मई को अपना विक्ट्री डे मनाते हैं, लेकिन मॉस्को में विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है। 22 जून 1945 को सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने ऐलान किया था कि जर्मनी के खिलाफ मिली जीत पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सेना की एक खास परेड का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत में विक्ट्री परेड कई सालों में एक बार हुआ करती थी, लेकिन अब हर साल होती है। और चलिए अब आपको मॉस्को में भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत झलक दिखाते हैं। चाहे आयुर्वेद हो या फिर अध्यात्म हो, मॉस्को शहर ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को बेहद प्यार और सम्मान के साथ लिया है। भारतीय लोगों के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो भी भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद साझा करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से खुद का इलाज भी करते हैं। हम आपको मॉस्को में बनी मिनी इंडिया के दीदार करवाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए। ऐसा लगता है कि हम भारत के एक छोटे कोने में आ गए हैं। ये भारत का एक हिस्सा लग रहा है, बिल्कुल मॉस्को शहर के बीचों बीच। हम वसंता आयुर्वेदा सेंटर में हैं। ये एक आयुर्वेदा सेंटर है जो हाल फिलहाल में खुला है। यहाँ पर आप अलग अलग किस्म के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पा सकते हैं। बहुत दिन नहीं हुए इसे खुले, लेकिन काफी लोग हैं जो यहाँ पर आने लगे हैं। ये 7 समंदर पार भारत के सांस्कृतिक वैभव की झलक है। मॉस्को के वसंता आयुर्वेद सेंटर में रूसी लोग बड़ी तादाद में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। Oh, it's a fantastic experience because I think Ayurveda find me and I find Ayurveda. After them, I feel myself so relaxed and my little child, and now I feel myself more powerful and more energy. It's very important. इस आयुर्वेद सेंटर का संचालन भारतीय मूल के लोग करते हैं। गुरुग्राम में अभिनेत्री शहनाज गिल बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखाई दी। शहनाज ने यहां ब्रह्म कुमारीज के कार्यक्रम में शिरकत की और यहां लोगों के साथ शहनाज ने अपना जीवन दर्शन भी साझा किया। देखिए। बिग बॉस से मिली पहचान, बॉलीवुड में भी कमाया नाम, ब्रह्म कुमारी के मंच से शहनाज गिल का ज्ञान। पता मैंने अपनी एग्जाम्पल क्यों नहीं ली है? क्यों? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि
कि शहनाज गिल बन चुकी है, वो एक ही पीस था, वो भगवान ने बना दिया है। शहनाज गिल हाल ही में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। ये कार्यक्रम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसे में शहनाज गिल का इस इवेंट से जुड़ना काफी खास बन गया, क्योंकि एक तो वो इस वक्त टीवी और फिल्मों का चमकता हुआ सितारा है, दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे, जिनसे शहनाज की दोस्ती काफी खास थी। ऐसे में ब्रह्म कुमारी के मंच पर पहुंची शहनाज गिल का न केवल स्वागत किया गया, बल्कि शहनाज ने वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पर खुलकर अपना ज्ञान भी दर्शकों के साथ साझा किया। आपकी सोच इतनी अच्छी कैसे है? मेरी सोच इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं प्योर हूँ, और अगर तुम जेन्युइन हो ना लाइफ में, अगर तुम प्योरिटी को साथ में लेकर जाओगे ना, आई स्वेयर तुम्हारे लोग इतने स्मार्ट है ना, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, वो सब थर्ड आई सबकी ओपन होती है, ठीक है? तो थर्ड आई सेंस सबको होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो मैं ना बहुत ही अच्छी हूँ। मैं पता क्यों बोलती हूँ अपने आप को अच्छी? क्योंकि मैं सच में अच्छी हूँ, बस। मानसिक मजबूती के लिए क्या करें? हमें ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती। मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। फिजिकल तो सारे जिम कर रहे हैं सब कुछ, बट मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। टीचर्स के लिए मैसेज। टीचर्स की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को उन्होंने ज्ञान देना होता है। अपना जॉब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए हमेशा लाइफ में। कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, जब तुम जॉब पे आते हो ना तो फिर वो तुम अपना कॉन्फिडेंस वेयर कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर के गुस्से घर छोड़ के आओ। ये जब तुम मतलब स्कूलिंग करवाते हो बच्चों को, तो तुम्हें हमेशा जैसे अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करते हो, वैसे दूसरे के बच्चों को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दो और उनको ज्ञान दो और प्यार से उनको। चाहे बच्चे मेरे को पता है डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है हर बच्चे को मतलब डांटना। हम डांटते हैं बच्चों को और बिगाड़ते हैं। अगर हम हर बच्चे को प्यार से वो करेंगे, अच्छा ट्रीट करेंगे, तो हर बच्चा देखना घर जाके आपका ही सब्जेक्ट पढ़ेगा कि यार ये तो मेरी टीचर फेवरेट है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यार करती है, मैं इसका ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और अब आपको लिए चलते हैं ऐसे व्यक्ति की महान बातों की तरफ जिनसे आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। दिखाते हैं आपको आज का विचार। शंकराचार्य ने कहा है कि बुद्धि के सिवाय विचार प्रचार का कोई दूसरा शस्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अन्याय को मिटा सकता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, अब मुलाकात कल होगी। बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।